हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अन अकेडमी। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत करता हूं आपका अन अकेडमी परिवार पर, जहां पर मैं आपको पूरी मेहनत के साथ, क्वेश्चंस के साथ आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूं और उम्मीद आप लोगों को समझ भी आता होगा। आज मैं आप लोगों को आरसीसी के क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं और क्वेश्चंस जो है आपको बहुत कंसेप्चुअल मिलेंगे। यहाँ पर काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। तो क्वेश्चंस को बड़े इत्मीनान से सीखने की कोशिश करना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के पीछे आईएएस 456 का कुछ कंसेप्ट छुपा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताता हूँ। पिछले 3 साल से मैं इसी फील्ड में पढ़ा रहा हूँ। काफी सारे बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, और अगर आप लोग भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो मुझसे अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर प्लस कोर्स ले सकते हैं। मुझसे प्लस कोर्स में पढ़ने से कुछ आप लोगों को ये बेनिफिट होते हैं कि आपको डेली लाइव क्लास मिलती है, लाइव टेस्ट क्विजेज मिलते हैं, सब कुछ पहले से प्री प्लान्ड होता है। यानी आप लोगों को शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि किस दिन क्या होगा, ताकि आप और हम उसी हिसाब से प्रिपेयर होकर आए और अपने सेशन को बहुत अच्छा बना सके। दूसरी बात आती है कि आप इसको अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं। इवन यू कैन डाउनलोड द वीडियो एंड वॉच इट विदाउट यूजिंग द इंटरनेट। सो दिस इज मेन फंक्शन विच द स्टूडेंट्स एक्चुअली बेनिफिटेड ऑफ इट। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके अलावा मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए, इस प्लस कोर्स का आपको क्या फायदा मिलता है कि इस प्लस कोर्स में आप लोगों को कंप्लीट कवरेज मिलती है। यानी आपको सिलेबस तो पूरा कराया ही जाता है। साथ ही साथ मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि टेक और नॉन टेक दोनों के ही टीचर आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। पूरे इंडिया के बेस्ट टीचर जो हैं वो आप लोगों को हमारे प्लस सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। बहुत सस्ते दाम पर इसका पैकेज जो है शुरू होता है। आप देख सकते हैं 300 रुपए महीना लिखा है और बहुत सस्ता है। ठीक है, टॉप एडुकेटर से अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ इतना ही आपको खर्चा करना पड़ता है। इवन ये भी ज्यादा है, मैं इससे कम बताऊंगा आप लोगों को अभी। उससे पहले बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा लिंक है। वहां पर हम आप लोगों को अपडेट देते रहते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और पता लगता रहे कि किस टाइम पर कौन सा सेशन आ रहा है। और हाँ, अगर आपको कोर्स लेना है तो सिंपल सा एक स्टेप करना कि गूगल से, प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद लेडीज एंड जेंटलमैन, गोल सेट करना एसएससी एग्जाम और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। आपको इस तरह का पेमेंट पेज खुलेगा। पेमेंट पेज खुलने के बाद आपको सेलेक्ट करना है 1 साल या फिर 2 साल के लिए कोर्स। बिकॉज लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कोर्स में ही आपको अच्छा रिवीजन मिलता है, अच्छा आप लोगों को यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक रिकॉर्ड रहता है, अच्छा टाइम आपको मिलता है अपने डाउट्स क्लियर करने का। तो अकॉर्डिंग टू मी 1 साल या 2 साल इज द ऑप्टिमम टाइम जिसमें आपको रिजल्ट बहुत अच्छे से मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि आप जब भी पेमेंट करो तो एक कोड को यूज करना, दैट इज नोन टू बी एज एनजी लाइव। इस कोड को यूज करना मत भूलना किसी भी हालत में, क्योंकि ये कोड एक तो आपको 10% का ऑफ तो देगा ही देगा, प्लस आप लोगों को टेस्ट और क्वेश्चंस जो भी मैं डिजाइन करता हूं वो आप लोगों तक डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों को ये कोड नहीं भूलना, एनजी लाइव। जो भी आपकी नजर में कोई भी पढ़ना चाहता है अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर हमसे, तो ये कोड यूज कर सकता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी भी कैटेगरी का हो ये कोड आप यूज करवा सकते हैं। ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों के लिए काम आने वाला है। तो आप लोगों को बस ये कोड याद रखना है, एनजी लाइव हमारा कोड होता है। ठीक है, नाउ मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हम यहाँ पर आज आरसीसी के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये आप लोगों के लिए क्लास जो है ये लाइव नहीं, ये रिकॉर्डेड रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे नेट प्रॉब्लम आ रहा है, बट हम पढ़ाई नहीं छोड़ सकते। इसीलिए क्लास तो मैंने रखी है, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसको रिजॉल्व करना है, इसलिए क्लास चल रही है। टाइम भी पूरा दूंगा, लाइव की तरह ही पढ़ेंगे, बट जो कंसेप्ट बताऊंगा उसको क्लियर करते रहना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 आपको? द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू दैट वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर द कंक्रीट। क्रीप कोफिशिएंट की बात करी जा रही है। पहला ऑप्शन कहता है इंक्रीजेस विद एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीजेस विद एज ऑफ लोडिंग, कांस्टेंट रहता है, या फिर इतना लिया जाता है। एसएससी 2010 का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों के पास मात्र और मात्र 30 सेकेंड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जल्दी से सॉल्व करें। बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट को समझकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट और जो भी मैं आपको बताऊंगा उसको भी समझना।
बच्चों के आंसर का वेट है, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ बच्चे आंसर कर भी रहे हैं और ज्यादातर बच्चों का आंसर जो है वो सही है, ऑप्शन सही जा रहा है ज्यादातर बच्चों का आंसर। मैं सॉल्व करवाना चाहूंगा। देखिए क्रीप कॉफिशिएंट की मैं बात करूं तो क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू आपकी कुछ इस तरीके से लाई करती है कि व्हेन यू आर टेकिंग इट फॉर द 7 डेज, तो 7 डेज के केस में आपके क्रीप कॉफिशिएंट का जो वैल्यू होता है वो होता है 2.2। अगर आप यहाँ पर 28 डेज की बात करते हैं तो उस केस में आपका 1.6 होता है, और अगर आप 1 ईयर की बात करते हैं तो आपका क्रीप कॉफिशिएंट जो है वो 1.1 हो जाता है। यानी आप कह सकते हैं कि समय के साथ क्रीप कॉफिशिएंट कम हो रहा है। तो बच्चों के जाहिर सी बात है कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ से प्यारे दोस्तों कि आपके इसी क्रीप कॉफिशिएंट के कारण क्या निकलता है। वी एक्चुअली मेजर द लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस। हम लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो इसके बेसिस पर निकालते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि EL इज इक्वल टू ES अपॉन 1 प्लस थीटा होता है। EL क्या है? लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडुलस, दिस इज शॉर्ट टर्म इलास्टिक मॉडुलस। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी बात आती है कि इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए क्या होता है कि आपका शुरू में क्रीप कॉफिशिएंट ज्यादा है। क्रीप कॉफिशिएंट क्या है? मैंने कहा जितना ज्यादा क्रीप कॉफिशिएंट होगा उतना कम आपका इलास्टिक मॉडुलस होगा। इस फॉर्मूले को देखेंगे, जितना ज्यादा थीटा उतना कम EL, यानी उतना कम इलास्टिक मॉडुलस होगा तो उतनी कम जान होगी ना। अभी प्यारे दोस्तों मैं कह सकता हूं यहाँ पर कि इनिशियल डेज की मैं बात करता हूं तो इनिशियल डेज के अंदर आपका E जो होता है वो थोड़ा सा लेस रहता है, यानी स्ट्रेंथ कम रहती है। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जो भी हम फिनिशिंग लोड अप्लाई करते हैं, कॉमन सेंस है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। फिनिशिंग लोड होता है जैसे टाइल्स लगाना या फिर सीमेंट का प्लास्टर करना, तो ये क्या है? ये फिनिशिंग लोड है। ये हम थोड़ा लेट अप्लाई करते हैं। आप कभी भी देखना बड़े बड़े मेट्रो के स्ट्रक्चर्स हैं उनमें ये हमेशा लेट अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि शुरू में करने में इन पे क्रीप इफेक्ट आ सकता है। क्रीप क्या होता है? परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है। अच्छा, अभी मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो पॉइंट 0003 है ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। दैट इज नोन टू बी एज द श्रिंकेज स्ट्रेन। आपके आरसीसी स्ट्रक्चर के अंदर IS 456 के अकॉर्डिंग श्रिंकेज स्ट्रेन कितना लेते हैं? पॉइंट 0003। इंपॉर्टेंट है जेईई एग्जाम के लिए। तो ये सारा डाटा आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपको? क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट for a spread concrete footing of effective depth D is given by the plane at। क्या बोला गया? क्रिटिकल सेक्शन फॉर, शब्दों पर गौर फरमाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों के आंसर का भी इंतजार रहेगा। क्रिटिकल सेक्शन फॉर कैलकुलेटिंग बेंडिंग मोमेंट फॉर स्प्रेड ऑफ अ फुटिंग, इस चीज पर ध्यान देना। स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग के लिए इफेक्टिव डेप्थ D है, गिवन बाय द प्लेन एट, कहां पर दिया जाता है? D/2 फ्रॉम द कॉलम फेस, D फ्रॉम द कॉलम फेस, या फिर कॉलम फेस, या फिर 75 mm फ्रॉम द कॉलम फेस। आपके लिए मात्र 30 सेकंड का वेट करूंगा क्वेश्चन के लिए, जल्दी से बताएंगे और उसके बाद मैं फिर इसका आंसर आपको बताऊंगा जल्दी से। बच्चों का आंसर आते हुए अच्छा लगता है जब बच्चे आंसर कर लेते हैं, काफी कुछ नॉलेज है और उम्मीद भी है कि यही बच्चे जो हैं कुछ आगे रिजल्ट देकर दिखाएंगे। बहुत बढ़िया। चले मैं सॉल्व करके बताना चाहता हूं आप लोगों को कि देखिए बात करी गई है यहाँ पर कि यू हैव टू कैलकुलेट द बेंडिंग मोमेंट, और क्रिटिकल सेक्शन की जो आपके पास डेप्थ या फिर डिस्टेंस आता है वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने के काम आता है। लेकिन यहाँ बोला गया है स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग। स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग के लिए हमेशा याद रखना कि आप लोगों का जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो 3 जगह पर आता है। पहला तो आता है कॉलम फेस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम फेस पर तो आएगा ही आएगा अगर आप स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग की बात कर रहे हो, यानी आपकी जो कंक्रीट फुटिंग है वो फैलती जा रही है, स्लोप्ड फुटिंग हम कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वन वे शेयर को चेक करते हो, आप यहाँ पर वन वे शेयर को चेक करते हो तो उसके लिए प्यारे दोस्तों D डिस्टेंस पर आता है फ्रॉम कॉलम फेस। D फ्रॉम कॉलम फेस आपको याद रखना है, D डिस्टेंस पर आपका आता है। अगर आप टू वे शेयर के लिए डिजाइन करते हो यहाँ पर, तो मैं कहूंगा ये होता है D/2 डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलम फेस। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, तीनों ही चीजें याद रखना, बट पूछा क्या गया है स्प्रेड कंक्रीट फुटिंग के लिए, तो कॉलम फेस इज द करेक्ट आंसर। बट आपको ये चीज याद रखनी है और ये ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है।
ये चीज आप लोगों को क्लियर करनी है लेडीज एंड जेंटलमैन, बड़े काम की बात है। चलिए आगे की मैं बात करना चाहता हूं। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, if L is the effective length of the column, B is the least lateral dimension of the column, तो column will be treated as a short column if L by B is, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेकिन एक फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पीछे। पहले आप लोग आंसर करेंगे फिर मैं बताऊंगा, जल्दी से आंसर करेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा क्वेश्चन, मामूली सा क्वेश्चन, कंसेप्ट बहुत तगड़ा, और ऐसी चीज बताऊंगा जो बच्चों को जनरली पता नहीं होती इस क्वेश्चन के पीछे। चले, बहुत बढ़िया। हम्म, चले मैं सॉल्व कर देता हूँ। जनरली बच्चों ने आंसर करा है और अभी भी कर ही रहे हैं यहाँ पर, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को प्यारे दोस्तों। है क्या, एक्चुअली आपसे बोला गया है शॉर्ट कॉलम की बात है। देखिए, whenever we have to tell the short column, long column, pedestal, then always we will use the lambda. lambda क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो। और ये स्लेंडरनेस रेशियो क्या होती है, स्लेंडरनेस रेशियो को अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ, दैट इज डिफाइंड एज द L by B, या फिर मैं कहना चाहता हूँ लीस्ट इफेक्टिव लेंथ अपॉन में लीस्ट लेटरल डायमेंशन। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। जब आपका लैम्डा 3 से छोटा या उसके बराबर होता है तो आप कहते हो उस स्ट्रक्चर को कि वो पेडेस्टल है। जब आपका लैम्डा 3 से बड़ा होता है और 12 से छोटा होता है तो आप उसको कहते हो कि वो क्या है, आपका शॉर्ट कॉलम है। और जब आपका लैम्डा प्यारे दोस्तों 12 से बड़ा हो जाता है, लेकिन ये चीज नहीं पता किसी को भी कि 60 से कम रहता है, 60 से बड़ा कभी नहीं करते क्योंकि उसमें लेटरल स्टेबिलिटी कभी नहीं आती, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। इसको मैं कहता हूं लॉन्ग कॉलम, तो ये चीज आपको क्लियर करनी है, ठीक है। तो आंसर तो क्या बना, L by B रेशियो इज इक्वल टू और लेस देन 12, यानी ऑप्शन नंबर बी, और बच्चों का भी यही कहना था। इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपको ये 60 याद रखना है। मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितनी हो सकती है, 60 हो सकती है। अभी बात आती है यहाँ से प्यारे दोस्तों कि जो लॉन्ग कॉलम होता है वो जनरली आपका किस क्राइटेरिया में फेल होता है। मैं कहूंगा इसमें आपका बकलिंग फेलियर होता है, ठीक है। लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट कॉलम, तो शॉर्ट कॉलम के लिए आपको याद रखना है इसके अंदर आपका क्रशिंग फेलियर ज्यादा होने के चांस होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी क्रशिंग और बकलिंग आपको पता होना चाहिए। बकलिंग क्या होता है, मुड़ना, क्रशिंग मतलब चूरा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If phi is the diameter of the bar in tension, then the standard hook is equivalent to the anchorage value of straight length equal to, जल्दी से बताएंगे क्या बोलता है कि अगर फाई जो है वो डायमीटर ऑफ द बार है तो फिर आपके लिए स्ट्रेट बार के लिए स्टैंडर्ड हुक लेंथ कितना होना चाहिए। फाई क्या है, डायमीटर ऑफ द बार है, तो आपके लिए स्टैंडर्ड हुक लेंथ कितना होना चाहिए स्ट्रेट लेंथ के लिए। अगर स्ट्रेट आपका कोई बार है तो उसके लिए स्टैंडर्ड हुक लेंथ कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। जल्दी आंसर करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। अगर आप देखना चाहो तो IS 456 का क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया, वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये चीज तो दिमाग में रखना ही रखना, बहुत काम की बात है, ठीक है। अभी बात आती है यहाँ पर प्यारे दोस्तों, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही आ रहा है और बच्चों के आंसर का मुझे वेट है, जल्दी जल्दी करेंगे फिर मैं बता दूंगा आपको। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पर बात आती है कि जब भी आप 45 डिग्री के बेंड के लिए, एक ही चीज बोलता हूँ कि 45 डिग्री के बेंड के लिए आप क्या करते हो, 4 इंटू डाया जो है एंकरेज लेंथ प्रोवाइड करते हो। अगर आप 90 डिग्री करते हो तो 4 इंटू 2 कर दो। अगर आप 135 डिग्री का बेंड प्रोवाइड करते हो तो उसमें आप 12 पाई कर दो, यानी 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा 4 4 ऐड कर रहे हो। सिमिलरली आपको बोला गया है स्ट्रेट लेंथ, स्ट्रेट लेंथ का लिखिए मतलब आपका 180 डिग्री का एंगल बन गया, तो उसके लिए मैक्सिमम कितना होता है 16 पाई, यानी सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, 8 फाइव 12 फाइव 16 फाइव तो कवर अप हो गया, ये 24 फाइव से फैक्ट बता देता हूँ। एक क्या बनता है कि आपकी जो लैप लेंथ होती है,
आपकी जो लैप लेंथ होती है टेंशन जोन के अंदर, लैप लेंथ टेंशन जोन के अंदर जो होती है वो जनरली कितनी होती है, मैं कहूंगा 24 फाई के बराबर होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर करना है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि 24 फाई के बराबर क्या है, आपकी लैप लेंथ होती है टेंशन जोन के अंदर। तो ये चारों फैक्ट हमारे यहाँ पर क्लियर हुए। अच्छा लगा जब बच्चों ने इसका आंसर करा और ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंटिलीवर बीम के अंदर मेन रीइंफोर्समेंट कहां पर दी जाती है? वेरी इजी क्वेश्चन एंड वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन, वी हैव डिस्कस्ड इट many times. So ladies and gentlemen, have a concentration on this question. The question is saying to you that in a cantilever beam, main reinforcement is provided at above the neutral axis, vertical stirrups, helical reinforcement below the neutral axis. This is SSC JE question and we have discussed it as earlier. ठीक है, जल्दी से बताएंगे, बच्चों के आंसर का वेट, और बच्चों का आंसर आना शुरू भी हो गया है। ज्यादातर आंसर मेरे पास इस क्वेश्चन के सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चले, अभी रीजन भी बताएंगे। कई बच्चों को पता है, कई बच्चों को नहीं पता, तो सबको पता होना चाहिए, और जो हमें फ्यूचर में देखेंगे उनको भी पता होना चाहिए। फ्यूचर की बात से ध्यान आया कि शेयर की तरफ थोड़ा ध्यान देना, कि हम मेहनत करते हैं, कई बार नेट प्रॉब्लम के कारण दिक्कत हो जाती है, लेकिन हम तो मेहनत करते हैं। तो आप लोगों का भी रिस्पॉन्स बढ़ना चाहिए ताकि ये मेहनत थोड़ा और रंग लेकर आए, हम जल्दी से स्मार्ट बोर्ड पर आए और उस पर पढ़ने का मजा ही फिर अलग होगा। बात आती है प्यारे दोस्तों की, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैंटिलीवर बीम। हमें कैंटिलीवर बीम की बात करी जा रही है यहाँ पर। अभी कैंटिलीवर बीम क्या होता है, सपोज मैंने कहा ये एक मेरे पास वॉल है और इस वॉल में आपका ये बीम कुछ इस तरह का निकल कर आया और आपने इस बीम पर लोड लगाया, तो अभी क्या होगा, ये बीम जो है आपका कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। तो आपको एक चीज तो पता है कि जब भी आप रीइंफोर्समेंट देते हो, वो आपके टेंशन को सहने के लिए देते हो, तो आप कहोगे नीचे तो कॉम्प्रेशन आ रहा है, ऊपर टेंशन आ रहा है ना, और बीच में क्या है, बीच में इसका न्यूट्रल एक्सिस है। तो आप कह सकते हो कि टेंशन जोन के अंदर हमेशा रीइंफोर्समेंट पहले दी जाती है। तो टेंशन जोन तो कैंटिलीवर में ऊपर आ रहा है ना, तो इसीलिए हमेशा अबव द न्यूट्रल एक्सिस देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अभी मेरी बात को क्लियर करना, मैंने कहा आपके पास दो पॉइंट है, लेट इट बी द पॉइंट बी, लेट इट बी द पॉइंट ए। तो मैक्सिमम मोमेंट कहां पर जनरेट होगा? मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि मैक्सिमम मोमेंट आपका जनरेट कहां पर होता है, मैं कहूंगा बी का। अगर मैं इसको छोटी सी भाषा में समझाना चाहूँ ना, तो मैं एक ही चीज कहता हूँ, ये निखिल सर का लॉ है, तो इसको समझना, किसी किताब में नहीं लिखा होगा, अंडरस्टैंडिंग पावर होती है कि whenever we are talking about the RCC structures, then we are always concerned with the moment of resistance, not with the applied moment. हम कभी भी अप्लाइड मोमेंट के साथ नहीं खेलते, हम हमेशा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ खेलते हैं, क्योंकि हमारा काम ही होता है मोमेंट को रेजिस्ट करना। समझ रहे हो? तो स्ट्रक्चर अगर मोमेंट को रेजिस्ट अच्छे से करेगा तो वो अच्छा स्ट्रक्चर होता है। तो आपने क्या कहा है यहाँ पर कि यू नीड टू डील विद द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, हेंस आई कैन से दैट कि मैक्सिमम मोमेंट जनरेटेड, शब्दों पर गौर फरमाना, एट बी। गॉट इट? चलिए, अभी बात आती है, सपोज द क्वेश्चन इज सेइंग टू यू इफ यू आर हैविंग द सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर इसी क्वेश्चन में आपको कहता है कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और आपको बताना है कि आपको मेन रीइंफोर्समेंट सबसे ज्यादा कहां पर देनी है, बॉटम पर या फिर टॉप पर, तो जाहिर सी बात है व्हेन यू आर पुटिंग द लोड ओवर दिस देन इट विल बी गोइंग टू डिफ्लेक्ट लाइक दिस। ये सबसे ज्यादा ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ऊपर कॉम्प्रेशन नीचे टेंशन आएगा, दिख रहा है मुझे, तो मैं टेंशन जोन में सबसे ज्यादा स्टील प्रोवाइड करूंगा ना, तो इधर क्या करूंगा, इधर मैं बॉटम पर आ जाऊँ। ठीक है, तो कैंटिलीवर में टॉप पर आता है, सिंपली सपोर्टेड में बॉटम पर आता है। ये चीज क्यों है, रीजन के साथ आपको समझकर चलनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इजी क्वेश्चन है, शियर स्ट्रेस से रिलेटेड आया हमारे पास, जरा आंसर करेंगे क्वेश्चन का। इफ टॉवी इज द नॉमिनल शियर स्ट्रेस, साथ के साथ पढ़ते रहेंगे और साथ के साथ भी नोट करते रहेंगे। टॉवी क्या है, नॉमिनल शियर स्ट्रेस है। टॉसी क्या है, डिजाइन शियर स्ट्रेस है। और टॉसी मैक्स तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मैक्सिमम डिजाइन शियर स्ट्रेस। तो आपको बोला गया कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ऑप्शन ए। अगर टॉवी जो है वो टॉसी मैक्स से ज्यादा हो जाएगा तो आपको शियर के लिए डिजाइन करना पड़ेगा। अगर आपका टॉवी टॉसी मैक्स से ज्यादा है तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट देनी पड़ती है। अगर टॉवी टॉसी से कम है तो मिनिमम शियर रिइंफोर्समेंट देनी पड़ती है।
या फिर टॉवी टॉसी से ज्यादा है तो मिनिमम देनी पड़ती है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी, विच वन इज द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू माय अवाम? जल्दी से बताएंगे। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कंसेप्ट, छोटी सी बात, नो बकवास, ज्यादा डिटेल भी नहीं बताऊंगा, बस छोटा बहुत आंसर बताऊंगा। ठीक है, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। अभी बात आती है यहाँ पर आपको बोला गया है चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया, बच्चों का आंसर भी आना शुरू हो जाता है और इससे पता लगता है कि ये बच्चे जो हैं अच्छी तरह पढ़ रहे हैं और ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो एक दिन नाम जरूर करेंगे, हमारा भी, माँ बाप का भी और देश का भी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही आंसर करते रहा करो आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ जल्दी से आप लोगों को। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, एक चीज तो ध्यान रखना कि अगर आपका टॉवी जो है वो टॉसी से कम आता है तो इस केस में आप फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट तो दे ही देते। भाई आपको बोला गया कि टॉसी जो है वो परमिसिबल है, आप जितना कंक्रीट सह सकता है आप उससे कम लगा रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आप थोड़ी बहुत रीइंफोर्समेंट दे देते हो। लेकिन अगर आपका टॉवी टॉसी से ज्यादा आता है तो आपको यहाँ पर शियर के लिए डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, शेयर के लिए डिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका टॉवी टॉसी मैक्स से भी ज्यादा आता है तो आप इसको किसी भी तरह डिजाइन नहीं करोगे, आपका सेक्शन हर हालत में फेल होता है तो आप कहते हो इसको रीडिजाइन करते हो। और रीडिजाइन का मतलब होता है कि आपको अपनी टॉवी की वैल्यू को घटाना पड़ता है किसी भी हालत में कुछ भी करके। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है। अगर आप आंसर को देखो तो ऑप्शन नंबर सी मेरा मैच कर रहा है कि अगर टॉवी टॉसी से कम है तो मिनिमम शियर रीइंफोर्समेंट मुझे यहाँ पर देने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द मेन रीइंफोर्समेंट ऑफ आरसीसी स्लैब्स consist of 10 mm bars at 10 centimeter spacing. It is designed to replace 10 mm by 12 mm bars. तो स्पेसिंग ऑफ द 12 mm bars कितनी होगी ये बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। बोला गया आप लोगों को कि पहले जो था एक स्लैब के अंदर 10 mm के 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर बार दिए गए, लेकिन अभी बोला गया है कि आप 10 वाले की जगह 12 का यूज कर रहे हो तो 12 mm के बीच की स्पेसिंग आपको कैलकुलेट करनी है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ये बच्चों का आंसर पहले ही शुरू हो जाता है, समझ नहीं आता कि इनको रटा हुआ है या क्या चक्कर है, मुझे नहीं पता, बट आंसर आ जाता है। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे दोस्तों। थोड़ा समय देना चाहूंगा क्वेश्चन के लिए क्योंकि क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाला है और मैं सॉल्व कराऊंगा तो इजी कंसेप्ट है। एसएससी जेई का क्वेश्चन है, काफी 2 बार ही आ चुका है मेरे ख्याल में, और उससे पहले आपका ये क्वेश्चन गेट में आया था। आईईएस का तो पता नहीं, गेट में आया हुआ क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट बनता है कंसेप्ट वाइज। समय लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, बच्चे आंसर करेंगे फिर अच्छा लगेगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं बता दूं जल्दी से। आपको पता है प्यारे दोस्तों एक स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 1000 इंटू में π/4 ऑफ डी स्क्वायर अपॉन ए एस टी। ए एस टी क्या है? एरिया ऑफ स्टील है। अभी एरिया ऑफ स्टील तो नहीं घट बढ़ रहा, बस सरिया आगे पीछे कर रहे हो, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर ना। आप यहां से लिख सकते हैं कि स्पेसिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर है। सो आई कैन राइट इट एज कि S1 अपॉन S2 इज इक्वल्स टू में D1 अपॉन D2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है? S1 मैं कहता हूँ 12 mm वाला है, कोई डाउट थोड़ी है इस चीज में मुझे। और S2 क्या है? 10 mm वाला है। D1 क्या है वो मुझे निकालना है, लेट इट बी D1 स्क्वायर। D2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर यानी 100। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज, लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ गड़बड़ हुई, उल्टा हो गया ना। यहाँ से ये स्क्वायर आना था, कुछ गड़बड़ हो गई थी यहाँ से, और इसका मुझे S1 और S2 लिखना था। कर देते हैं, इसको उल्टा लिख लेते हैं। ठीक है, वो लिखने में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ से कहा कि S1 तो आपको निकालना है और S2 आपको 10 गिवन है। व्हेन यू विल सॉल्व इट देन S1 विल बी गेट इट एज 14.4 सेंटीमीटर। सॉल्व तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो एक छोटा सा रिलेशन याद रखना,
इंपॉर्टेंट है, मैंने इस तरह से ये रिलेशन आपका निकाला है और कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा डाटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ d is the diameter of the longitudinal bars in square column is 16 mm, d is the diameter of longitudinal bars of square column is 16 mm, the diameter of lateral ties कितना होगा? जल्दी से, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन। आपको बोला गया है कि आपका डायमीटर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल बार्स जो है वो 16 mm है, तो आपका डायमीटर ऑफ लेटरल टाइज कितना होगा ये पूछा गया है। जल्दी से आंसर करेंगे प्यारे दोस्तों। चलिए, बहुत बढ़िया। बच्चों का आंसर आया और अच्छा लगा। मैं भी आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ जल्दी से। एक मिनट भाई, हाँ, ये था ना क्वेश्चन आपका। चले, क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आपका मेन बार कितना है। मेन बार है प्यारे दोस्तों आपका 5, मेन क्या है वो है आपका 16 mm का। तो आपको बोला गया है कि आप इसको कॉलम में यूज कर रहे हो, डायमीटर ऑफ द लेटरल टाइज। तो आपको याद रखना है कि लेटरल टाइज की जब मैं बात करता हूँ तो लेटरल टाइज के डाया के लिए आपको याद रखना है कि ये क्या होता है, ये या तो आपका 6 mm होता है या फिर मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा 5/4 होता है। तो जो भी इनमें से बड़ा आता है उसको आप एडॉप्ट कर लेते हो, 5/4 या फिर 6 mm। जो भी इनमें से ज्यादा आएगा उसको मैं अपना 5L अडॉप्ट कर लूंगा। तो मैं कहूंगा 6 mm या फिर 16/4। तो व्हेन आई विल सॉल्व इट, जो भी इनमें से ज्यादा आएगा सो आई विल गेट इट एज की 5L जो है वो मेरा कितना आएगा, 6 mm आंसर आ गया है। ये 6, इसको 6 कर लो, ठीक है, इसको 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप सो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। दिस इज IS 456 कोडल प्रोविजन, सो यू नीड टू लर्न दिस। आपको क्लियर करनी है, बहुत काम की बात है, ठीक है। बाकी कॉलम से रिलेटेड तो आपको ये चीज पता ही होनी चाहिए कि आप लोग रेक्टेंगुलर कॉलम के अंदर जनरली कितने सरिये देते हो। मैं कहूंगा 4 मिनिमम, और सर्कुलर के अंदर मिनिमम कितना चलता है अकॉर्डिंग टू जेई पैटर्न, 6। लेकिन अगर अर्थक्वेक बिल्डिंग आती है तो रेक्टेंगुलर के अंदर कितना हो जाता है, 8, और सर्कुलर के अंदर कितना हो जाता है आपका 10। ये IAS में क्वेश्चन पूछा था 2016 या 17 में, मेरे को सन याद नहीं है बट ये चीज पूछी थी। अभी यहाँ से बात आती है कि आप लोगों को एक और चीज याद रखना है कि डाया कितना होना चाहिए मिनिमम आपका मेन रीइंफोर्समेंट का, 12 mm। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है। दूसरा आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होती है, 6%। मिनिमम रीइंफोर्समेंट कितनी होती है, 0.8%। ये भी आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। थिकनेस ऑफ द फ्लैट स्लैब कितनी होनी चाहिए जो कंसिडरेशन में ली जाती है, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर रटने का मैं कहना भी चाहूंगा, IS 456 का ही है, 456 से ही उठाया गया है। कोडल प्रोविजन रटना पड़ेगा, याद रखेंगे जल्दी से। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ फ्लैट स्लैब दैट इज टेकन इनटू द कंसिडरेशन। बच्चों का आंसर यहाँ थोड़ा गड़बड़ाते हुए, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है बट अच्छा है, आपको याद रखना है। SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट आपके लिए बनता है। 2018 में क्वेश्चन आया था, सेम आफ्टरनून सेशन का था ये क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसलिए मैं ले आया आप लोगों के लिए। चले, मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूं। तो अभी जब मैं फ्लैट स्लैब की बात करता हूँ यहाँ से, तो फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस की अगर मैं बात करूंगा लेडीज एंड जेंटलमैन, तो फ्लैट स्लैब की मिनिमम थिकनेस जनरली रहती है, या तो पहली चीज मैं कहूंगा 12 सेंटीमीटर, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा L/32 फ्रॉम एंड पैनल्स, L/32 फॉर एंड पैनल्स, विदाउट ड्रॉप्स की बात चल रही है, ये रटना है आपको, ठीक है। और तीसरा होता है L/36 फॉर इंटीरियर पैनल्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही बन रहा है, ये आपका 12 होना चाहिए था, ये एकदम सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, और इसकी जगह इंटीरियर होना चाहिए था।
ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? तो ये प्लीज आप लोग रट्टा मारो जिंदाबाद वाली बात है। अब ABCD भी रटी है तो ये भी रट सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और सारी चीजें आप मतलब समझ भी नहीं सकते, कुछ आपको रटना भी पड़ जाता है, तो वही चीज यहाँ पर भी आ रही। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्टील बीम थ्योरी ऑफ द डबली रीइंफोर्स्ड बीम, डबली रीइंफोर्स्ड बीम की स्टील बीम थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी अजम्पशन आपकी सही जा रही है? समय की पाबंदी है हमारे पास और हमें ये सेशंस खत्म करना पड़ जाता है, इसलिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे। बात आती है प्यारे दोस्तों यहाँ पर कि स्टील बीम थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं इसको, तो देखिए आपको ध्यान रखने हैं कि टेंशन आपकी हमेशा टेंशन स्टील लेगी और कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन स्टील लेगी। टेंशन हमेशा कौन लेगा? आपका टेंसाइल स्टील लेगी या फिर टेंशन स्टील लेगी, और कॉम्प्रेशन जो है वो सिर्फ आपका कॉम्प्रेशन स्टील लेगी। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे की अगर मैं बात करता हूं तो टेंशन और आपका कॉम्प्रेशन हमेशा बराबर होता है, तो तीनों एकदम ठीक है, यही एजम्पशन होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हम एक मॉडुलर रेशियो यूज करते हैं स्टील बीम थ्योरी में, दैट इज एम डैश, और ये एम डैश जो होता है ये 1.5 गुना होता है मेरे नॉर्मल मॉडुलर रेशियो का। एम डैश क्या है? मॉडिफाइड मॉडुलर रेशियो, ये आपसे पूछा जाता है जनरली। तो मॉडिफाइड मॉडुलर रेशियो क्या है? एम डैश। ठीक है, और नॉर्मल मॉडुलर रेशियो क्या है? एम है। तो रिलेशन आपको इसका याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नाउ मेरे प्यारे बंधुओं, क्लियर होना चाहिए ये बात। अगला क्वेश्चन आता है छोटा सा, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, मैं वेट नहीं करना चाहूंगा इसके लिए। कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल है और उसका स्टेम डिजाइन मोमेंट कितना होता है? मोमेंट की बात चल रही है, मैं वैसे ही समझाता हूँ, वेट नहीं। वैसे आंसर आता है Ka गामा h3/6। कैसे? मैंने कहा ये रिटेनिंग वॉल है, इस तरह का इसका प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन जाएगा, बचपन में हमने पढ़ा था। सपोज मैंने कहा इसकी h हाइट है और इस पे जो बेस पे प्रेशर लगता है वो क्या लगता है? Ka इंटू गामा इंटू एच। अच्छा, ये कैसे आया ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ये पता होना चाहिए कि K इंटू गामा इंटू एच होता है एक्टिव प्रेशर कॉफिशिएंट, अर्थ प्रेशर थ्योरी में पढ़ा होगा। कितने डिस्टेंस पर लगता है? h/3 पर लगता है, ये भी पता है। तो व्हेन आई विल सॉल्व इट, सबसे पहले तो नेट फोर्स, मोमेंट क्या होती है? मोमेंट आपकी होती है यहाँ पर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या फोर्स इंटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टेंस। फोर्स क्या होगा? इस टोटल एरिया को कर दूं हाफ इंटू के ए इंटू गामा इंटू एच, इंटू में एच, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h/3। व्हेन आई विल सॉल्व इट आई विल गेट इट एज के गामा h3/6। इस तरह से मैं इस तरह का आंसर करता हूँ। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप सो ये सेशन पसंद आया होगा। और देखिए जो भी मैं बताया, मेरे पास समय की पाबंदी होती है जिसके कारण से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा पाता। तो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा पैकेज लीजिए। पैकेज में मैं पूरी कोशिश करता हूँ एनिमेशन की हेल्प से, पिक्चर की हेल्प से आपको समझाने की, और वहाँ पूरा टाइम होता है, आपके डाउट्स भी क्लियर करता हूँ। तो कोई दुविधा नहीं होती, हर तरह का कंसेप्ट आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जब भी पैकेज लो ना, तो आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, NG लाइव कोड को यूज करना है। ये NG लाइव कोड को यूज करना है तो डायरेक्ट मुझ तक पहुंच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर पैकेज नहीं लेना, प्रैक्टिस करनी है, ऐसी पढ़ रखा है आपने पहले से, अपने को मेन मतलब होता है एग्जाम क्वालिफाई करना। जिसने पढ़ रखा है उसको पैकेज लेने की क्या जरूरत है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आती रहे, और उसके लिए बेल आइकन जरूर दबा लेना। कमेंट जरूर करना वीडियो के नीचे, कैसी वीडियो थी, कैसा कंसेप्ट था, क्या कंटेंट था, किस चीज की आपको जरूरत है। और ऐसे ही रिस्पॉन्स आप बढ़ाते रहो, आप लोगों के लिए स्मार्ट बोर्ड जल्दी आने वाला है। सो थैंक यू फॉर कंटिन्यूअसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलना। बाय।